अपने 20s के अंदर होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप इस उम्र के अंदर में इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं, तो आप बहुत जल्दी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं। अगर आप 20s के अंदर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो आप 40 साल तक, 45 साल तक अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। हो सकता है आप 35 से लेकर 40 साल के अंदर में ही कर लें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एज ग्रुप होता है इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से। बट यहीं पे बहुत सारे लोग क्या बोल रहे होते हैं ना कि मैं तो 20s के अंदर हूं, मेरे पास तो बहुत टाइम है, बाद में जाके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बाद में जाके पैसा सेव करेंगे। अभी ये काम करते हैं, 20s में खूब खर्चा करते हैं, सारा पैसा उड़ा देते हैं और बाद में जाके हम पैसा सेव करेंगे जब हम 30s के अंदर जाएंगे, 40s के अंदर जाएंगे। अब दिक्कत क्या होती है कि जो 20s के अंदर में आदत नहीं डालता है पैसा सेव करने का, वो जब 30s के अंदर पहुंचता है, 40s के अंदर पहुंचता है तो पैसा सेव ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास अब फैमिली आ जाती है। जब फैमिली उसके पास आ जाएगी तो सारा पैसा उसका खर्च हो जाता है उसके फैमिली के अंदर में, उसके घर के खर्चे के अंदर में। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि अगर आप 20s के अंदर हैं तो पैसा सेव करना स्टार्ट करिए। जब तक आप सेव नहीं करेंगे, जब तक आप सेव करने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक आप पैसा इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा आपके पास बचेगा ही नहीं 30s के अंदर में, 40s या 50s के अंदर में। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 20s वाले इन्वेस्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपकी एज 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20s के लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में, कि आपके लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी कौन सी होने वाली है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको अभी के टाइम में म्यूचुअल फंड से क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा अगर आप एक 20s के इन्वेस्टर हैं या अर्ली 30s के इन्वेस्टर हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर आप अपने 20s के अंदर हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा एसेट क्या है, अब देखिए बहुत सारे लोगों का अलग अलग जवाब हो सकता है। अपना जवाब कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। अब देखिए अगर आप 20s के अंदर है ना तो आपके लिए सबसे बड़ा एसेट है आपका टाइम, आपका समय, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज्यादा होता है। आपके पास आने वाला 15, 20 साल, 25 साल पड़ा होता है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से इस टाइम को देखें ना तो आपके ऊपर कंपाउंडिंग बहुत ही बेटर तरीके से काम कर सकती है उनके मुकाबले जो अपने 30s के अंदर हैं, 40s के अंदर हैं, 50s के अंदर है, क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है, पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम बहुत कम होता है। बट अगर आप 20s के अंदर हैं तो आपके पास केवल एक ही चीज होता है जिसका नाम होता है टाइम। आप उसको अगर अच्छे से यूज कर लिया, अगर आपने सही म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लिया, सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर लिया ना, तो यही टाइम आपको बहुत ज्यादा पैसा बना के दे सकता है। क्योंकि कंपाउंडिंग जो होती है ना वो टाइम के साथ ही काम करती है। आप अगर 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कुछ आपको फर्क नहीं दिखेगा आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर, या थोड़ा बहुत फर्क दिखने वाला है। बट जैसे ही आप 10 साल के टाइम पीरियड को क्रॉस करते हैं, अगर आप 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ डबल होना स्टार्ट होता है। और गलती से अगर आपने 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर लिया, क्योंकि आपके पास 20s के अंदर टाइम होता है 15-20 साल तक इन्वेस्ट करने का, आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर लिया ना, जितना आपने 15 साल के अंदर कॉर्पस क्रिएट किया है उतना आप 15 से लेकर 20 साल यानी केवल 5 साल के अंदर में कॉर्पस क्रिएट कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो कि 20s के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसीलिए सही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टाइम आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है यहां पे। अब जब सही म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो हम ये भी बात कर लेते हैं कि अभी के टाइम में 20s वाले इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी कौन सी है, किसके अंदर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस कैटेगरी के अंदर आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहली कैटेगरी निकल के आती है मिड कैप और स्मॉल कैप की। मिड कैप और स्मॉल कैप में आपका कम से कम 50% एलोकेशन तो होना ही चाहिए। 50% एलोकेशन अगर आप 20s के अंदर हैं तो मिड कैप म्यूचुअल फंड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जरूर रखिएगा। क्यों रखना है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए जब आप 20s के अंदर होते हैं ना तो आप रिस्क ले सकते हैं, आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं 20s के अंदर में, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, जो कि मैंने पहले आपको बता के रखा हुआ है। अब देखिए मिड कैप की बात करें तो मिड कैप के अंदर ग्रोइंग कंपनीज होती हैं जो ऑलरेडी ग्रो कर रही हैं। अगर आप उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है। वहीं स्मॉल कैप की बात करें ना तो स्मॉल कैप में पूरा का पूरा कंपनीज का ग्रोथ बाकी होता है, अभी उनका ग्रोथ फेज चालू भी नहीं हुआ होता है। अगर वो ग्रो कर गई लंबे टाइम के अंदर में तो आपको बहुत ज्यादा कॉर्पस क्रिएट करके दे सकती हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को चूज कर रहे हैं तो मिड कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करिएगा स्मॉल कैप के मुकाबले, क्योंकि स्मॉल कैप का कोई भरोसा नहीं होता है। अब देखिए आप में से बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि स्मॉल कैप में तो लंबे टाइम तक होल्ड करने में अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, बहुत पैसा बना के देती हैं। देखिए सारी कंपनी स्मॉल कैप की नहीं चल पाती हैं लंबे टाइम में, कुछ ही कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप की जो आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के देती हैं। बट अगर मिड कैप की बात करो ना तो मिड कैप में ऑलरेडी कंपनीज ग्रो कर रही होती हैं, तो उनके ऊपर आप
ज्यादा भरोसा दिखा सकते हैं स्मॉल कैप के मुकाबले। तो अगर आप 50% एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप रख रहे हैं तो ज्यादातर पैसा यानी कि लगभग आपको 30% पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट करना है एंड 20% आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको अपने एलोकेशन को डिवाइड करना है। तो पहली कैटेगरी आपके पास मैंने आपको बता दिया है मिड कैप और स्मॉल कैप की होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले कैटेगरी के बारे में, बट उससे पहले मैक्सिमम लोगों का सवाल होता है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर ये टाइप करके रखा हुआ है कि मेरे लिए परफेक्ट पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, मेरे लिए परफेक्ट पोर्टफोलियो क्या हो सकता है म्यूचुअल फंड का, मेरे लिए परफेक्ट म्यूचुअल फंड कौन से हो सकते हैं। अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं या सेफ इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए परफेक्ट पोर्टफोलियो कौन सा होने वाला है, आज मैं आपको इसका जवाब देने वाला हूं। और इसका जवाब एक ही है, म्यूचुअल फंड लैब। म्यूचुअल फंड लैब रूपीजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप म्यूचुअल फंड लैब का इस्तेमाल करते हैं ना तो आपको इसके अंदर बना बनाया पोर्टफोलियो मिलता है रूपीजी की तरफ से। मतलब कि अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए भी पोर्टफोलियो है, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए भी पोर्टफोलियो है, अगर आप एक अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए भी बना बनाया पोर्टफोलियो मिलने वाला है। तो यहां पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सिंपल आपको रूपीजी ऐप को डाउनलोड करना है, उसके अंदर म्यूचुअल फंड लैब सेक्शन में जाना है और वहां पे आपको बहुत सारे बने बनाए पोर्टफोलियो मिलने वाले हैं। बट मैं आपका काम आसान कर देने वाला हूं। अगर आप 20 के इन्वेस्टर हैं तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे मैंने खुद का पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है, खुद 20 के इन्वेस्टर के लिए अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं मेरे बने बनाए पोर्टफोलियो को एक बार देखना, वहां पे मैंने खुद 20 वाले इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखा हुआ है। तो फिर देर किस बात की, अगर आपको एक बना बनाया पोर्टफोलियो चाहिए तो लिंक पे जाइए, क्लिक करके तुरंत ऐप को डाउनलोड करके इसका फायदा उठाइए। तो बढ़ते हैं अपने अगले कैटेगरी के ऊपर जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। अब देखिए दोनों में से कोई एक म्यूचुअल फंड आपको चूज करना है अगर आप 20 के अंदर है। मैं क्यों बोल रहा हूं दोनों में से एक चूज करने के लिए, क्योंकि दोनों का काम एक ही होता है, दोनों आपके पैसे को सभी मार्केट कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर। अब जब आप स्मॉल कैप और मिड कैप के साथ एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप लेकर रखते हैं पोर्टफोलियो के अंदर ना, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है। अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे फंड मैनेजर को ज्यादा फ्रीडम मिलता है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट कंडीशन के हिसाब से। अगर फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में एक भारी गिरावट आने वाला है तो आपके पैसे को उठा के वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देगा। अगर उसको लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा ग्रोथ आने वाला है, रैली आने वाली है, तो आपके ज्यादातर पैसे को लार्ज कैप से निकाल के मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देगा, जो कि मल्टी कैप के अंदर थोड़ा ये फ्रीडम नहीं मिलता है। वहां पे सेबी का रेस्ट्रिक्शन होता है कि आपको 25% पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में आपको 25% पैसा इन्वेस्ट करना ही होता है, जिसका फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। फायदा क्या होता है कि जब बुल रन आता है ना, जब मार्केट भागता है तब आपको मल्टी कैप ज्यादा रिटर्न ला के देता है फ्लेक्सी कैप के मुकाबले। बट वहीं पे जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है उस टाइम पे मल्टी कैप ज्यादा नीचे गिर जाता है। क्यों ज्यादा नीचे गिरता है? क्योंकि उसके अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप का एलोकेशन होता है जो फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। वो सेबी का रेस्ट्रिक्शन है, मार्केट नीचे गिरे ऊपर जाए उसको स्मॉल कैप और मिड कैप में 25% इन्वेस्ट करना ही होता है। अब इसके वजह से जब मार्केट नीचे गिरता है तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है मल्टी कैप के पोर्टफोलियो के ऊपर। तो इन दोनों में से कोई भी आप म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप। इन दोनों के अंदर आपको कम से कम 20% एलोकेशन तो रखना ही रखना है। एंड जो तीसरी कैटेगरी है उसका नाम है वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड। अब देखिए मैंने क्यों इन दोनों को लिया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए अगर बात करूं मैं वैल्यू फंड्स की ना, तो इसके अंदर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर में आपका पैसा नहीं ग्रो करने वाला है 1 साल 2 साल 3 साल के टाइम पीरियड में। बट जब इनको मार्केट रिवॉर्ड देना स्टार्ट करता है, जब अंडर वैल्यू स्टॉक्स को मार्केट रिवॉर्ड देना स्टार्ट करता है तो स्टॉक्स बहुत तेजी के साथ ग्रो करते हैं और लंबे टाइम के अंदर में बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले आपको ज्यादा रिटर्न ला के दे सकते हैं। वहीं अगर बात करूं मैं कॉन्ट्रा फंड्स की, तो कॉन्ट्रा फंड्स बिल्कुल ही उल्टा चलते हैं मार्केट से। अगर बाकी फंड मैनेजर कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, तो कॉन्ट्रा फंड किसी दूसरे सेक्टर के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे, मतलब ये मार्केट से उल्टा चल रहे होते हैं। इसका फायदा ये होगा कि सभी लोग भेड़ चाल में लगे होंगे, उस टाइम पे ये अलग पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है, जिससे आपको बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले कॉन्ट्रा फंड्स के अंदर अलग रिटर्न आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं भेड़ चाल में ना पैसा इन्वेस्ट करके अलग तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना, तो आप कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। तो ये दो म्यूचुअल फंड कैटेगरी भी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। इनके अंदर आप 10-10% का या 20% का एलोकेशन रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का, या अगर आप चाहते हैं तो इनके जगह पे मल्टी एसेट को भी रख सकते हैं। अब देखिए मल्टी एसेट क्या है? मल्टी एसेट में होता है कि आपके पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाएगा, गोल्ड के अंदर, इक्विटी के अंदर, डेट के अंदर, मतलब यहां पे एलोकेशन अलग अलग एसेट के अंदर होता है। अब इसका ये फायदा होता है कि जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है उस टाइम पे गोल्ड वाला जो एलोकेशन होता है ना, वो आपको रिटर्न देता रहता है। अभी के टाइम में गोल्ड और सिल्वर का प्राइस बहुत तेजी के साथ भाग रहा है, तो मल्टी एसेट अभी के टाइम में सबसे कम नीचे गिर रहे होंगे और सबसे आपको ज्यादा रिटर्न भी दे रहे होंगे, क्योंकि मल्टी एसेट के अंदर बहुत सारे एसेट क्लास होते हैं। तो अगर आप वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड की तरफ नहीं जाना चाहते हैं तो आप मल्टी एसेट को भी चूज कर सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। तो ये कुछ आपका पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन होना चाहिए अगर आप
आप अपने 20s के अंदर हैं, इनके अलावा आपके पोर्टफोलियो में कुछ ज्यादा म्यूचुअल फंड रखने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर 3 से लेकर 4 म्यूचुअल फंड है तो आपके लिए इनफ होने वाला है। इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। अगर आपने इससे ज्यादा रखा हुआ है ना तो आप अपने पैसे को बहुत ज्यादा रिस्क में झोंक रहे हैं। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया कि अगर आप अपने 20s के अंदर हैं तो आपके लिए क्यों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग अभी के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बाद में जाके कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा काम करता है, आपके लिए टाइम बहुत बड़ा एसेट हो जाता है। दूसरा, हमने ये बात कर लिया कि आपके लिए परफेक्ट पोर्टफोलियो कौन सा होने वाला है, कौन सा म्यूचुअल फंड कैटेगरी होने वाला है, इसके बारे में ही बात कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो हमारा आखिरी पॉइंट होने वाला है कि आपको कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। देखिए 20s के अंदर में ना मैक्सिमम लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी नॉलेज नहीं होता है, हमारे पास उतना नॉलेज नहीं होता है 20s के अंदर में, तो मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। सबसे पहला मिस्टेक है ओवर कंसंट्रेशन। अब देखिए क्या होता है 20s के अंदर में ना हमें ज्यादा नॉलेज तो होता नहीं है डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, सेक्टर्स के बारे में, फंड्स के बारे में, तो हम क्या करते हैं एक ही फंड के अंदर अपना सारा पैसा उठा के इन्वेस्ट कर देंगे, या एक ही सेक्टर के अंदर सारा पैसा उठा के इन्वेस्ट कर देंगे, या एक ही कैटेगरी के अंदर सारा पैसा उठा के इन्वेस्ट कर देंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। एक कैटेगरी के केवल एक ही म्यूचुअल फंड रखना है, या एक फंड के अंदर आपको ज्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। अगर आप 5,000 से ऊपर की एसआईपी कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 2 से लेकर 3 म्यूचुअल फंड होना चाहिए। अगर आप 5,000 रुपए से कम की एसआईपी कर रहे हैं तो आपके लिए 1 से लेकर 2 म्यूचुअल फंड इनफ होने वाला है। इसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड चूज करना है, बट ये भी नहीं करना है कि सारा का सारा पैसा उठा के, अगर आप 10,000 रुपए के एसआईपी कर रहे हैं तो 10,000 आप एक ही फंड के अंदर उठा के डाल दिए, ऐसी भी गलती नहीं करनी है। 10,000 रुपए उठा के आपने एक ही कैटेगरी के अंदर डाल दिया, ये भी गलती नहीं करनी है। आपको कैटेगरीज अलग अलग चूज करनी है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अगर आपको बना बनाया पोर्टफोलियो चाहिए तो मैंने आपको उसके लिए भी आइडिया दे दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और आपको मेरा बना बनाया पोर्टफोलियो मिल जाएगा 20s के इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरी गलती है पास्ट रिटर्न को चेंज करना। अब देखिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप पास्ट रिटर्न को बिल्कुल ही मत देखिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है उस म्यूचुअल फंड का, बट मेरा कहना है कि आप पिछले 1-2 साल का मत देखिए। पिछले 1-2 साल का, 3 साल का आप रिटर्न देख के उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा मत इन्वेस्ट करिए। कम से कम आपको पिछले 5 साल का डेटा पता होना चाहिए उस म्यूचुअल फंड का, कि पिछले 5 साल के अंदर में उस म्यूचुअल फंड ने कैसा रिटर्न दिया है, कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है, कितना नीचे गिरा हुआ है। या अगर आपके पास 5 साल से ऊपर का डेटा है, 10 साल का है, 15 साल का है, तो उसको आप जरूर देखिए। इससे ये पता लगता है ना कि जब मार्केट में गिरावट आई थी उस टाइम पे ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस दिया था। तीसरी गलती जो कि मैक्सिमम लोग 20s के अंदर कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंट चेंज। अब देखिए लोग क्या करते हैं ना, म्यूचुअल फंड को बार बार बदलते हैं, हर 2 महीने में, हर 6 महीने के अंदर में कोई दूसरा म्यूचुअल फंड उनके पोर्टफोलियो में बैठा होता है। ये गलती आपको नहीं करनी है अगर आप 20s के अंदर हैं, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम होता है, आप अपने गलतियों से सीख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड भी ले लिया है ना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 6 महीने में पता नहीं चलता है कोई म्यूचुअल फंड गलत है, कौन सा म्यूचुअल फंड खराब है, तो कम से कम आपको 2 साल 3 साल तक वेट करना है एक म्यूचुअल फंड को लेके। अगर वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है 3 साल तक लगातार, तब आप उसको चेंज करने के बारे में सोचिए। नहीं तो हर 2 महीने 6 महीने में रिटर्न देख के आपको म्यूचुअल फंड चेंज नहीं करना है। चौथा मिस्टेक है कॉस्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना। अब देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर आपसे कुछ कॉस्ट लिया जाता है, जिससे एक्सपेंस रेशियो हो गया, एग्जिट लोड हो गया, इसको लोग क्या करते हैं ना, बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। आपको इग्नोर नहीं करना है अगर आप 20s के अंदर हैं, क्योंकि आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, और अगर आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लंबे टाइम तक एक्सपेंस रेशियो भी पे करना पड़ेगा। हर साल आपको एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। अब इससे नुकसान ये होता है कि लंबे टाइम के अंदर में बहुत ज्यादा पैसा आपका केवल कॉस्ट के तौर पे ही चला जाता है म्यूचुअल फंड एएमसी के पास, मतलब बहुत ज्यादा आपका रिटर्न कम हो जाता है केवल कॉस्ट के तौर पे। तो इस बात को ध्यान रखना है, एक्सपेंस रेशियो देखने के बाद ही आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करना है। अगर म्यूचुअल फंड बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है तो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा मैटर नहीं करता है, बट अगर परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा है और उसके बदले में आपसे एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा चार्ज कर रहा है, तो आपको एक बार सोचने की जरूरत है। एंड आखिरी मिस्टेक है, लोग अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करते हैं। जो 20s के अंदर होते हैं वो ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना पसंद नहीं करते हैं। ये गलती नहीं करनी है। हर 6 से लेकर 12 महीने के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को एक बार जरूर देखना है कि आखिर में आपका पोर्टफोलियो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो मैंने गोल सेट करके रखा हुआ है, जिस गोल के लिए मैं उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या वो म्यूचुअल फंड उस गोल की तरफ जा रहा है कि किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। इसीलिए आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू करना होता है। और एक बार जब पोर्टफोलियो को आप रिव्यू करते रहते हैं ना, तो आपको आइडिया लगता है कि आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके हिसाब से आप एक्शन ले पाते हैं। तो इन 5 मेजर गलतियों को आपको ध्यान रखना है। ये गलती आपको दोबारा नहीं करना है अगर आप अपने 20s के अंदर हैं। अगर आप ये गलती दोबारा नहीं करते हैं और आपने सही म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में लेकर रखा हुआ है ना, तो आपको वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि 20s एक ऐसी उम्र होती है जहां पे आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है। आप टाइम दे सकते हैं अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को, और जितना आप टाइम देंगे पैसे को, उतना तेजी के साथ आपका पैसा ग्रो करने वाला है आने वाले 15 साल 20 साल के अंदर में। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
जाएगा। आप में से मैक्सिमम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके ये बताइए कि आपका पोर्टफोलियो क्या है अभी के टाइम में, आप अभी के टाइम में कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको बना बनाया पोर्टफोलियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप तुरंत उसको चेकआउट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।